जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। आपको बता दें कि आज हम लेकर आए हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के तैयारी के लिहाज से आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। तो इसे ध्यान से सुनिएगा और अगर इसका प्रश्न को उत्तर आप जानते होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड बता दें कि आप 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसके कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो तत्कालीन कारण था वो रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट जो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था और उसके एवज में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने विश्वव्यापी हड़ताल की घोषणा किया था। रॉलेट एक्ट के तहत सर्वप्रथम डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को सैफुद्दीन किचली और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसके एवज में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था। उसमें उस समय के जो अंग्रेजी सेनापति थे H.E. डायर ने ओ डायर को आदेश दिया था। तो ओ डायर ने उस समय अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है कि आदेश किसने दिया था। तो याद रखिए कि H.E. डायर ने आदेश दिया था और गोली चलाया था ओ डायर ने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ और इसमें इससे पहले बता दें कि 19 मार्च 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लागू हुआ था, जिसके एवज में 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने विश्वव्यापी हड़ताल की घोषणा की थी। अब बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुई और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने 1 वर्ष में स्वतंत्रता का नारा दिया था। ध्यान दीजिएगा। और असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है 12 फरवरी 1922 को। ठीक है, इसको समझिए कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू होती है, जो महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। और ये एक घटना घटती है, चौरी चौरा घटना, जो कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, जिसमें 21 + 1 दरोगा और 21 सिपाही की मृत्यु हो जाती है। एक थाने को जला दिया जाता है। इसके एवज में महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया कि जब चौरी चौरा घटना हुआ था उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो उसमें जब चौरी चौरा घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी बारदौली में अवस्थित थे। ठीक है, और फाइनली असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। तो और अब अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है। तो वो 5 फरवरी 1922 है। चौरी चौरा कांड जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। अब बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 2023 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद किस पार्टी का स्थापना किया गया। तो वो था स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं चित्तरंजन दास, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गुरु कहे जाते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दिया गया। और आपसे पूछा है कि दीन बंधु की उपाधि, तो चित्तरंजन दास को बोलते हैं देश बंधु और CF एंड्रूज को बोलते हैं दीन बंधु, जो महात्मा गांधी के एक मित्र के रूप में कहे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि से जानते हैं। अगर देशभक्त कहेगा तो याद रखिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दिया था। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो गठन होता है वो वर्ष 1927 में होता है और साइमन कमीशन का भारत जो आगमन होता है 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और इसे श्वेत कमीशन कहा गया। याद रखिएगा कि श्वेत कमीशन कहा गया क्योंकि इसमें एक कोई भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसलिए भारतीयों ने इनका कड़ा विरोध किया और साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को होता है। उसके बाद अक्टूबर 1928 में वो लाहौर जाते हैं। वहां पे सरदार लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु हो जाती है।
अब बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए बारदौली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। ठीक है, तो इसी को अगर नमक सत्याग्रह करें दांडी मार्च, तो इसकी शुरुआत साबरमती से लेकर दांडी तक का एक नमक यात्रा है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुई थी। यह कुल 24 दिनों का यात्रा था और गांधी जी के समर्थक के रूप में कुल 79 लोग थे, जिसमें महिलाएं भी थी, जैसे सरोजनी नायडू एवं अन्य महिलाएं। याद रखिएगा कि नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती से दांडी के लिए किया गया था। यह 24 दिनों का यात्रा था, 79 समर्थक थे। और फिर वहां पे 5 अप्रैल 1930 को पहुंचकर अगले दिन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? दांडी से। और नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहां से हुआ था? तो साबरमती से। साबरमती से, चूंकि साबरमती सब आपका नमक सत्याग्रह की बात करें तो वो साबरमती से दांडी के लिए यात्रा था, और दांडी पहुंचकर फिर 6 अप्रैल 1919 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया था महात्मा गांधी ने। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सही तिथि है वो 6 अप्रैल 1930 को। अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता को। याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता किसके मध्यस्थता से हुआ था? तो सर तेज बहादुर स्प्रू के मध्यस्थता से गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसके कई कारण थे। महात्मा गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नेतृत्व कराने के मनाने के लेकर वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी हो जाती है, और उसके बाद होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी एक बार भाग लेते हैं। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कि इसमें जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और याद रखिए कि कांग्रेस के प्रतिनिधिकर्ता के रूप में महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अब बात आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा। कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। रमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया था कॉमनवेल्थ अवार्ड। अब बात करते हैं पूना पैक्ट। इसको पूना समझौता कहा गया। 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच होता है। इसमें याद रखिए कि यह जो पूना पैक्ट है ये एरबदा जेल में होता है, और एरबदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दिया था। याद रखिए पूना पैक्ट। एक है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। वो आपको भली भांति जानते होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में, जो 1916 अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था, तो उसमें गरमदर और नलंदर एकजुट हो गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो गए थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिलाने में मोहम्मद अली जिन्ना का मध्यस्थता था, और गरमदर नलंदर को मिलाने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का मध्यस्थता था। याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस की सही तिथि 22 दिसंबर 1939 है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 में की है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। अगस्त प्रस्ताव एक है, याद रखिएगा कि एक है अगस्त घोषणा जो 1917 में हुआ था, मोंटेस्क्यू ने किया था। उसमें आपका पढ़े होंगे कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आयोग आया था। तो बता दें कि मोंटेस्क्यू भारत के राष्ट्र सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। तो उस समय आया था अगस्त घोषणा 1917 में मोंटेस्क्यू के द्वारा। एक है अगस्त प्रस्ताव। तो याद रखिए अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ। लॉर्ड लिथगो उसमें भारत के वायसराय थे। और एक है अगस्त क्रांति। याद रखिएगा कि अगस्त क्रांति को ही भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन की जो तिथि हुआ वो 9 अगस्त 1942 को हुआ। और उसी के साथ ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारतीय राजनेताओं को कैद कर लिया गया, जैसे महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में
पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में कैद कर लिया गया था। ये सब अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किनको कहाँ रखा गया था। तो बस फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि अगस्त घोषणा 1917 में, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, उसमें भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। और अगस्त क्रांति की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को आगरा खां पैलेस में रखा गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और डॉक्टर अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। वहीं से हजारीबाग जेल से वो निकलते हैं और आजाद दस्ता का गठन करते हैं वगैरह वगैरह। अब आगे बढ़ते हैं। शिमला सम्मेलन, आपको बता दें कि 25 जून 1945 को हुआ था। उस समय अंग्रेजी सेनापति थे लॉर्ड बेवल, जिसमें महात्मा गांधी गए तो थे लेकिन भाग नहीं लिए थे। अब बोलते हैं नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह को ही लाल क्रांति की संज्ञा दिया गया। एक लाल क्रांति आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मांस या टमाटर उत्पादन, ठीक है। और लाल क्रांति नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 में हुआ था, उसमें आपको ध्यान रखना है कि नौसेना विद्रोह को ही लाल क्रांति कहा गया। वो फरवरी 1946 में हुआ था। बात करते हैं कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। तो कैबिनेट मिशन भारत जो 24 मार्च 1946 को आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान का नींव रखा गया। ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन का भारत जो आगमन है 24 मार्च 1946 को होता है और कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और बाकी 2 अन्य। इसमें थे पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष रहे थे और स्टफर्ड क्रिप्स, है ना, और एवी अलेक्जेंडर जो अन्य सदस्य थे, यानी 1+2 सदस्य थे जिनका अध्यक्ष पूछता है कि कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस साहब। अब बात करते हैं कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा रखा गया था। अंतरिम सरकार का गठन, रखिए कि अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को हुआ। इससे पहले यह भी जानिए कि अंतरिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे या उपसभापति कहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतरिम सरकार गठित हुआ 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। आपको वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग दिया गया था, तो याद रखिए कि अंतरिम सरकार और उसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय था, जिनका कार्यकाल अंतरिम सरकार में भी और उस स्वतंत्रता के बाद भी सेम रहा। तो जगजीवन राम एक ऐसे पुरुष हुए जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। उनका विभाग था श्रम मंत्रालय, लेबर मिनिस्टर। और आपका एक थी राजकुमारी अमृता कौर, वो अंतरिम सरकार में भी स्वास्थ्य मंत्री रही और उसके बाद भी स्वास्थ्य मंत्री रही। तो ऐसे 2 व्यक्ति का याद रखिए कि उनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृता कौर और श्रम मंत्रालय था जगजीवन राम के पास। एक याद रहोगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत, तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 8 अप्रैल 1951 को ईस्वी को हुआ था। इसमें बिनोबा भावे ने नेतृत्व किया था आंध्र प्रदेश से। अब बात करते हैं कुछ समाचार पत्र, उसके वर्ष, स्थान और संपादक से। तो सबसे पहले बता दें कि भारत का पहला समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है, जिसकी स्थापना 1780 ईस्वी में हुआ था कोलकाता से, जिसके संपादक थे जेम्स अगस्टस हिक। तो ऐसे याद कीजिए कि बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1780 ईस्वी में जेम्स अगस्टस हिकी ने कोलकाता से किया था। मिरातुल अखबार का जो संपादक थे राजा राम मोहन राय 1822 ईस्वी में कोलकाता से किए थे। उदंत मार्दंड भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। उदंत मार्दंड जिसके संस्थापक थे जुगल किशोर शुक्ला। तो उदंत मार्दंड की स्थापना 1826 ईस्वी में कोलकाता से हुआ था, जिसके संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। रफ्त गोपतार जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया
एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना 1851 में, और रफ्त गुप्तार जो है प्रकाशित होता था मुंबई से, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट समाचार पत्र के संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था, कोलकाता से। संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। अब सोम प्रकाश, आप जानते ही होंगे कि लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसको मुंह बंद रखो अभियान कहा गया, मुंह बंद रखो अधिनियम कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लिटन जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाते हैं। उस समय लाया गया, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो प्रतिबंधित होने वाली पत्रिका थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश था, और एक है अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात क्या कर लिया था कि अंग्रेजी से बांग्ला में प्रकाशन शुरू कर दिया था। तो अमृत बाजार पत्रिका का संपादक थे शिशिर कुमार घोष। और याद रखिएगा कि पायनियर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया लॉर्ड लिटन द्वारा 1878 में, जिसके तहत सोम प्रकाश पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया। सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से शिशिर कुमार घोष की पत्रिका था अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात अंग्रेजी से बांग्ला में प्रकाशन करने लगता है। और पायनियर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन किया था। याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया था। वही लॉर्ड रिपन जिनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया। लॉर्ड रिपन को ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में कहते हैं, याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं आगे कि सोम प्रकाश पत्रिका का स्थापना 1859 में कोलकाता से ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारकानाथ विद्याभीषण ने किया था। इंडियन मिरर की स्थापना वर्ष है 1861 में, कोलकाता से देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी इंडियन मिरर के संपादक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका 1868 में, कोलकाता से शिशिर कुमार घोष। एक है बंग दर्शन के संपादक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसकी स्थापना 1873 में कोलकाता में हुई थी। एक है द हिंदू, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन कि द हिंदू के जो संपादक थे वी राघवाचारी थे। द हिंदू समाचार पत्र का जो स्थापना वर्ष 1878 है, यह मद्रास से स्थापना किया गया था। एक केसरी, आपको याद होगा कि केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं रही हैं। तो मराठा जो था वो मराठा में नहीं था, ठीक है, और केसरी मराठा में था। याद रखिएगा कि केसरी और मराठा दो पत्रिकाएं थी बाल गंगाधर तिलक का। तो मराठा में नहीं था, अंग्रेजी में था, और केसरी मराठा में था। तो केसरी जो समाचार पत्र था, पत्रिका था, उसका स्थापना 1881 में बंबई से बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद देखते हैं इंडियन ओपिनियन की स्थापना 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा, अक्सर ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक थे महात्मा गांधी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किया था। एक है द लीडर, अक्सर पूछा गया कि द लीडर किसकी पत्रिका है। तो द लीडर की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1918 ईस्वी में इलाहाबाद से किया था। एक है नवजीवन का स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से किया था। इसी एक है यंग इंडिया, याद रखिएगा कि एक है न्यू इंडिया, एक है यंग इंडिया, एक है नवजीवन। तो नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया के संपादक भी महात्मा गांधी थे, जो 1919 में ही प्रकाशित हुआ, ठीक है। और एक है हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका के संपादक थे के.एम. पन्नीकर, जिसकी स्थापना हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना हुआ 1924 ईस्वी में मुंबई से। संपादक थे के.एम. पन्नीकर। और कुछ महत्वपूर्ण भारतीय विश्व इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में। एशिया के मरीज के रूप में जानते हैं चीन को, और यूरोप के मरीज के रूप में तुर्की को कहते हैं। पीत आतंक के रूप में जाना जाता है जापान को। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो पहला जो परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर।
और दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। एक है प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट, है ना, एक प्रसिद्ध घटना है म्यूनिक पैक्ट। कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुआ था? तो याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था। आधुनिक रूस के निर्माता के रूप में जानते हैं स्टालिन को। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। याद रखिएगा कि विश्व इतिहास में पढ़िएगा तो लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरिबाल्डी ने। और एक हमारे भारतीय आधुनिक इतिहास में देखिएगा तो लाल कुर्ती का गठन खुदाई खिदमतगार का स्थापना खान अब्दुल गफ्फार ने किया था। खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती कहा गया। लाल कुर्ती के जो संपादक थे, खुदाई खिदमतगार के संपादक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी के उपाधि के रूप में भी जानते हैं हम लोग। तो एक दो चीज याद रखिएगा कि लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था गैरिबाल्डी ने, और लाल कुर्ती नाम से संगठन बनाया था जिसको खुदाई खिदमतगार का एक अन्य नाम भी है, जिसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनकी उपाधि है सीमांत गांधी। अब नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था किसने? बिल्किस ब्रूस ने किया था। याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या बिल्किस ब्रूस ने किया था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है मार्टिन लूथर को। अगला क्वेश्चन देखिए कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य। याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से 1763 ईस्वी में। आपको बता दें कि हमारा आधुनिक भारत में आपने पढ़ा हुआ कर्नाटक युद्ध, तो नाम कर्नाटक है लेकिन हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पहला कर्नाटक युद्ध था वो 1748 से 49 में हुआ था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध 1748 से 49 में हुआ था, जो जिसकी संधि थी एक्सला चापल की संधि। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों, जो भी कर्नाटक युद्ध हुआ है वो अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध 1748 से 1749 ईस्वी में हुआ, जो एक्सला चापल की संधि से खत्म हुआ। और प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का नेतृत्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले कर रहा था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। ठीक है, तो उसमें याद रखिए कि उसमें होता है दूसरे कर्नाटक युद्ध में का शुरुआत 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। उसमें ऑस्ट्रिया के युद्ध से जो एक्सला चापल की संधि और जो संधि होता है ऑस्ट्रिया के संधि, तो जो और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है आपका 1756 से 63 के बीच पेरिस की संधि से। पहला कर्नाटक युद्ध की संधि से खत्म हुआ एक्सला चापल की संधि से। दूसरा कर्नाटक युद्ध आपका याद रखिएगा कि पांडिचेरी की संधि से। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 63 में हुआ, जो सप्तवर्षीय युद्ध का भाग था, वो पेरिस की संधि से खत्म होता है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित था। ठीक है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध से संबंधित था। ठीक है, तो ये थे आपके आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समागम। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा, और आपके बेहतर तैयारी के लिए हम और क्या कर सकते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इसको फिनिश कर देते हैं एक और कि कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध 1748 से 49 एक्सला चापल की संधि। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 पांडिचेरी की संधि। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 आपका हो गया पेरिस की संधि से। उसके बाद देखिए कि इसमें होते हैं उसी समय मैसूर युद्ध भी चल रहा था। 1761 ईस्वी में हैदर अली जो है मैसूर का शासक बनता है। उसी समय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होते हैं। ठीक है, मैसूर जो कर्नाटक का पुराना नाम है, तो उस समय मैसूर युद्ध जो होता है
मैसूर मैसूर और मतलब जो हैदर अली है और अंग्रेजों के बीच होता है। तो प्रथम मैसूर युद्ध की बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें तो 1766 से 67 के बीच, है ना, मद्रास की संधि से खत्म होता है, जिसमें हैदर अली की जीत हो जाती है। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1700, पहला कर्नाटक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 67 के बीच, मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, मंगलोर की संधि, ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आप भली भांति जानते होंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली का विजय होता है, हैदर अली जीत जाता है। तो इसका डेट जो है और क्रम याद रखिएगा और संधि याद रखिएगा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 67 के बीच, मद्रास की संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1756 से 63 के बीच, माफ कीजिएगा, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच, मंगलौर की संधि। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में होता है, जिसमें जो टीपू सुल्तान है मारा जाता है और मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा। तो निसंदेह बताइएगा कि कैसा लगा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।